जय हिंद डिफेंस लवर्स। तो फाइनली आज की जो सीरीज है वो है हमारी पॉलिटी की। तो अभी तक आप लोगों को ऑलरेडी हिस्ट्री मिल चुकी है, ज्योग्राफी मिल चुकी है, इकोनॉमिक्स मिल चुकी है, पॉलिटी अभी बाकी है। तो पॉलिटी की सीरीज मिलेगी आज। तो आज हम लोग करने वाले हैं वो सारे बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस सीरीज है जिसको आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके अग्निवीर से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो नाविक हो चाहे अग्निवायु हो, उन सभी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हो जाइए आज की क्लास के लिए तैयार। वेलकम एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने वो है, पावर ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत में सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित होती है, किसके पास होती है, ये आपको बताना है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द लॉ कमीशन। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, करंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जल्दी से बताइए आप लोग क्या लगाएंगे यहां पे आंसर, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट के हिसाब से भी अगर देखें, न्यूज के हिसाब से अगर देखें, तो न्यूज में भी आजकल यही सब चल रहा है। साथ ही साथ एक और कमेंट करके बताओ, रिसेंटली संजय खन्ना की जगह कौन बने हैं इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। चलो अब ये भी आपको बताना है। देखो चीजें कहीं ना कहीं करंट से ही इन्फ्लुएंस होकर एग्जाम में पहुंचती हैं। तो वैसे तो यहां पे राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैव द पावर टू इंक्रीज द पोस्ट ऑफ द जजेस। ठीक है, तो वैसे कितनी पोस्ट होती हैं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 34 मतलब कि 1+33। एक होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम लोग सीजेआई कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीआई कहते हैं। और एक आपका कौन हो गया, बाकी के कौन हो गए आपके अदर जजेस हो गए। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अच्छा हाँ, यहां पर एक चीज और भी है। पार्लियामेंट जब यहां पर सीट बढ़ाएगी या कुछ भी काम करेगी, नो डाउट पावर जरूर पार्लियामेंट के पास है, काम जरूर पार्लियामेंट कर रही है। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के हाथ में। अपॉइंटमेंट क्या है? राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ क्या होता है, यहां पर डिस्कशन होता है, सजेशन मांगा जाता है। वो बोलेगा, बताएगा कि भाई हाँ जरूरत है, तो उस हिसाब से यहां पर ये सब चीजें होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। किससे अधिक नहीं होगी? 25% मेंबर लोकसभा के, 20% मेंबर लोकसभा के, 10% मेंबर लोकसभा के, या 15% मेंबर लोकसभा में। तो भाई ये आपको बताना है। बात की जा रही है यहाँ पे किसके बारे में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो बोले जा रहे हैं यहाँ पर किसको लेकर बात हो रही है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर बात हो रही है। है ना? चलिए जल्दी से बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर यहां पर बात हो रही है, क्या लगाओगे आप लोग यहां पे आंसर? शाबाश। देखो सीधी सी बात है, जब भी यहां पर बात होगी तो आप सीधा सीधा आंसर क्या लगाओगे भाई? लोकसभा की जो भी कुल संख्या उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2003 का मामला है। किसका मामला है? 2003 का मामला है। 2003 में अटल जी के टाइम पर यह चीज की गई थी। किसके टाइम पर? अटल जी के टाइम पर यह चीज की गई थी कि भैया सीटें फिक्स करो। क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकारें बनती थी हर किसी को लालच है, किसका? हमें यहां पर क्या मिल जाए? पावर मिल जाए भाई, हमारा पर्सन इस पद पर पहुंच जाए, ये डिपार्टमेंट हमारे व्यक्ति के हाथ में आ जाए, हमारी पार्टी के पास में आ जाए। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या किया गया? यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई 15% जो सीटें होंगी वो ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए डिसाइड की जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अराउंड अगर देखा जाए तो लोकसभा में अभी वर्तमान में सिटिंग मेंबर जो हैं, सिटिंग मेंबर जो हैं वो कितने हैं? 543।
और अगर 543 के हिसाब से 15% देखा जाए तो करीबन करीबन 82 मेंबर्स के आसपास आपके यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। 2003 का मामला है, 2003 में एक चीज डिसाइड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को। क्या लगाओगे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जितने बच्चों तक पहुंच रहा है वो सारे ही बच्चे यहाँ पे एक्टिवली क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, और अगर गलतियां हो भी रही हैं तो इसी वीडियो तक आपकी गलतियां हो, एग्जाम में आपसे गलतियां ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। और हमारी टीम भी इस चीज के लिए पूरी तरह से तत्पर है कि आप लोगों की जितनी भी गलतियां होंगी वो बस यहीं पर होंगी, इसके बाहर आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। फाइनली यहाँ पे अगर आप लोग आंसर लगाओगे तो आंसर क्या लगाओगे भाई? 42nd अमेंडमेंट, है ना। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। किसके समय पर हुआ था जी? इंदिरा जी के समय पर हुआ था, है ना। क्लियर। दूसरी चीज, अगर बात किया जाता है तो भाई इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते ही हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आज के टाइम पर इसको और क्या बोला जा रहा है? इसे ब्लैक अमेंडमेंट भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ब्लैक अमेंडमेंट क्यों बोलेंगे? ब्लैक अमेंडमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट किस समय पर किया गया था? ड्यूरिंग इमरजेंसी किया गया था। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी किया गया था। कब किया गया था? ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर कोई चीज की जा रही है, इसका मतलब कोई विपक्ष नहीं, कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, कोई आपके अगेंस्ट बोलने वाला नहीं। आपको जो पसंद आया, जैसा पसंद आया, आपने वैसा लागू कर दिया। आपको जहां जो चीज जरूरत लगी अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से आपने उसको बदल दिया। और 44th अमेंडमेंट जो था ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। काफी सारी चीजें 44th अमेंडमेंट ने की, पर काफी सारी चीजें नहीं भी कर पाया, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट के उलट ये बिल्कुल आया था, ध्यान रखना ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्विशेस द 3 टायर सिस्टम इन पंचायत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? भाई कौन सा ऐसा भाग था जो यहां पर क्या कर रहा है? त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में बता रहा है, मतलब कि 3 टायर सिस्टम के बारे में बताता है। कहां पर? पंचायतों में। पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़ते भी हैं। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पंचायतों के बारे में जब भी बात आती है तो 3-4 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, है ना। 3-4 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है जी? 9th अमेंडमेंट में बताया गया है। एक और चीज आती है, कहां पे बताया गया है? डीपीएसपी में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 40। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 40 बताया गया है। भाग 9 में बताया गया है, आर्टिकल कौन सा? 243 है। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल है, ये भी आपको पता चल गया, है ना। इसी के अंदर पंचायत है, इसी के अंदर म्युनिसिपालिटी है, इसी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, मतलब कि 9वां भाग आपका यहाँ पर होगा। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो भैया सीधी सिंपल सी बात एक है, यहाँ पर एक कमेटी का नाम आता है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी। क्लियर। क्योंकि यही वो कमेटी थी जिसने 3 टायर सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की थी। किसके बारे में बात की थी? 3 टायर सिस्टम के बारे में बात की थी। बात समझ में आई? अब भी आप कहोगे सर मगर एक चीज तो अभी भी बाकी है सर। कौन सी चीज बाकी है बेटा? वो बाकी है 73rd अमेंडमेंट।
कौन सा अमेंडमेंट बेटा? 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कि इसको ना हम लोगों ने शेड्यूल में रखा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां जो हैं, है ना, अनुसूचियां जो है उसमें रखा है। कौन सी अनुसूची में रखा है जी? 11वीं अनुसूची में रखा है। कौन सी अनुसूची में रखा है बेटा? 11वीं अनुसूची में रखा है। कितने विषयों के साथ? 29 विषय, है ना। चलो बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने बोला था बहुत अच्छे। नेक्स्ट, who amongst the following was attend the meeting of both house of the parliament while not being a member of either house of parliament? निम्नलिखित में से कौन सा सदन के किसी भी सदन के सदस्य ना होते हुए भी सदन के दोनों सदनों में बैठक का हिस्सा ले सकता है या भाग बन सकता है? कौन सा वो व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कोई एमपी नहीं है, उसके बाद भी पार्लियामेंट की बैठकों में हिस्सा ले सकता है? ऐसी ताकत किसको दी गई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर अगर आप लोग यहाँ पे लगाओगे तो? भाई सीधी सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। सीधा आंसर क्या है? ए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक तरह से बोलते हैं तो ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर। कौन है फर्स्ट लॉ ऑफिसर? है सबसे पहली बात क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? भाई फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो हमको समझ में आता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? एडवोकेट है एक तरह से। जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत होती है वहां पर ये क्या करता है? पैरवी करने के लिए जाएगा। क्या करेगा? पैरवी करने के लिए जाएगा, ठीक है। देश की किसी भी न्यायालय में, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की किसी भी कोर्ट में ये क्या करेगा? भारत सरकार के लिए पैरवी करेगा। बात समझ में आया? ये यहाँ पे क्लियर है, इसमें कुछ पूछने समझने की बात नहीं। तो इसके पास सारी ताकत होती है किसके बराबर की? सारी पावर, सारी की सारी, एक तरह से बोला जाए जितनी भी लिवरेज मिल रही है वो सारी की सारी एक एमपी के जैसी मिल रही है। पर क्या चीज नहीं है? बट ही कांट वोट। क्या नहीं कर सकता ये? वोट नहीं दे सकता। कहां पे? इन पार्लियामेंट। कोई इससे सजेशन मांगा जाएगा, सजेशन दे देगा, अपनी बात रख सकता है, बट पार्लियामेंट में होने वाले किसी भी कार्य में ये सजेशन दे देगा पर कभी भी अपना वोट नहीं दे सकता ये, है ना। जैसे के जो एमपी लोग होते हैं वो वोट देते हैं किसी विधेयक के लिए, किसी के लिए भी, पर ये नहीं दे सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आप लोगों से यहाँ पर? विच अमंग्स द फॉलोइंग, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? एनएचआरसी का कौन मेंबर नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं है तो भाई यहां पे आपको बताना है आंसर, ठीक है। क्या क्या दे रखा ऑप्शन? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ एसटी, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, या चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा? अब देखो, ह्यूमन राइट कमीशन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। अब अगर गैर संवैधानिक निकाय है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1993 में किया गया है और यहाँ पर इन सभी को क्या किया जाता है? हिस्सा बनाया जाता है। इसको भी बनाया जाएगा, इसको भी बनाया जाएगा, इसको भी बनाया जाएगा, सिर्फ कौन नहीं होगा? डी। राइट आंसर क्या है आपका? डी, है ना। राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, है ना। और इस्टेब्लिशमेंट कब बताया मैंने? 1993 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्ट फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट फैक्ट होते हैं। ऐसे जो डायरेक्ट फैक्ट होते हैं उनको क्या करना है आपको? सीधे सीधे याद रखना है। क्या करना है? सीधे सीधे याद रखना है। क्या क्या कह रहा है? सरकारी आयोग, राजा मन्नार समिति, हनुमत्तेया कमीशन या फिर वेस्ट बंगाल रेफरेंस डे। हाँ भाई, क्या लगाओगे यहाँ पे राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, 1983 की बात है। सरकारिया कमीशन क्या है? सरकारिया कमीशन कब आया था? 1983 में आया था। कब आया था बेटा? 1983 में आया था। अब देखो कुछ चीजें बहुत आसान है, सीधी सिंपल सी भाषा है। क्लियर? तो ये एक्चुअल में किससे रिलेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए भाई। बाकी तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको पता चला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। ये किससे रिलेटेड है? ये है सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध को लेकर है। किसको लेकर है? केंद्र व राज्य के बीच में संबंध को लेकर है। नेक्स्ट, बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो सारे ही कोर्ट मानेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स बॉडी कहते हैं। सर्वोच्च निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च निकाय कहते हैं। सर्वोच्च, उच्चतम क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से कह रहे हैं, है ना। तो पूरे के पूरे जो जुडिशरी सिस्टम है उसका ये क्या है? हाथी है, माई बाप है एक तरह से। क्या है? माई बाप है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 144, 141, 243 या फिर 132। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? सीधा सिंपल सा हिसाब है, आर्टिकल नंबर 141 बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? आर्टिकल बी इज द राइट आंसर। 141 कौन सा होगा? 141 होगा यहाँ पे, जहां पर ये कहा गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसे हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेक्शन कोर्ट सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, पर सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ। सेम ऐसी फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं क्या? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर स्पेशल सेशंस होते हैं, जो भी होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको हाई कोर्ट मानेगा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो नीचे वाले कोर्ट्स भी मानेंगे, लोअर भी मानेंगे। हाई कोर्ट का कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट मानेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हाई कोर्ट का कहा हुआ लोअर कोर्ट्स एक्सेप्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। आज के समय पर कौन बैठे हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में, वो भी पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपोजिशन लीडर ऑफ द राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर भाई? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इससे आसान क्वेश्चन शायद ही कभी एग्जाम में आपको देखने को मिले, और ऐसे आसान क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63। भाई वाइस चेयरमैन जो है, सॉरी वाइस चेयरमैन बोल रहा हूँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिसे हम लोग उपराष्ट्रपति भी कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति होना नहीं है, उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा को लीड करने का है। आज के समय में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, लीड कर रहे हैं। किसको लीड कर रहे हैं? राज्यसभा को लीड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ विवाद हुआ था, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे रहे थे कि भैया हर एक जो पिलर है संविधान का, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसका अपना एक कायदा है जिसमें वो काम करता है, उसकी अपनी रूपरेखा है। किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करोगे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर चढ़ाई मत करो कि राष्ट्रपति को बोल दिया तुम हमारी हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। राष्ट्रपति को तुम नहीं कह सकते, राष्ट्रपति तुमसे कह सकता है भाई, है ना। तो सबको अपनी अपनी पदों की मर्यादा को रखना चाहिए। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैव अ पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य था? अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? सबको पता है कब की बात हो रही है? 1959 की बात हो रही है ना। कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में एक जगह, कौन सी जगह? नागौर है।
कौन सी जगह? नागौर है। अब बताओ क्या इससे आसान क्वेश्चन तुमको मिलेगा? और ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के बाद दूसरा जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी एक्सटेंड। राष्ट्रपति शासन नहीं बढ़ाया जा सकता। किससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता? मोर देन 6 मंथ, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 ईयर या लाइफ टाइम। अब देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया भाई, प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब प्रेसिडेंट रूल की एक सीमा होती है कि कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना नहीं बढ़ाया जा सकता। उसी सीमा तक बढ़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। उससे ज्यादा बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। भाई सीधी सी बात है, कभी भी प्रेसिडेंट जो रूल होगा वो 6 महीने के लिए होता है। कितने के लिए होता है? 6 महीने के लिए होता है। बट इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, मतलब कि एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड कितना होगा? हर बार +6 मंथ करके होगा। हर बार कितना होगा? +6 मंथ। स्टेट में मैक्सिमम 3 इयर्स तक जा सकता है। कब? स्टेट में, स्टेट में मैक्सिमम कितने ईयर्स तक जा सकता है? 6 महीने कर करके 3 साल तक मैक्सिमम हो सकता है स्टेट में। और अगर सेंटर में देखा जाएगा तो 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना ये चीज, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आपको इस चीज का प्रॉपर पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, कि अधिकतम, अधिक से अधिकतम कितना हो सकता है? 3 इयर्स तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? अब पंचायतों में सीटों का आरक्षण किसके लिए? भाई पता होना चाहिए। ये भी चीज बड़ी मजेदार सी चीज है, कई बार बताने में बड़ा मजा आता है। पहला, आप सबको पता है SC एंड ST, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, SC एंड ST के लिए तो होता ही है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला जाता है किसके लिए? वुमेन्स के लिए। कितनी? 1/3 सीट्स है। भाई कहीं से भी बने, कुछ भी बने, पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व हैं, है ना? तो कई बार आपने देखा होगा SC ST के लिए सीटें आती हैं, और महिलाओं के लिए भी आती हैं। और पंचायतों में सोचो, पार्लियामेंट में नहीं है, स्टेट असेंबलीज में नहीं है, पर पंचायतों में फिक्स कर रखा है। किस में कर रखा है? पंचायतों में फिक्स कर रखा है। मजेदार बात तो ये है। राइट आंसर क्या है? 243 डी राइट आंसर है। तो फाइनली किन किन को मिलता है वो भी पता चल गया, आर्टिकल भी आपको पता चल गया, कहानी समझ में आ गई, बातें भी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया था। कब आया था अस्तित्व में? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 या 28 जनवरी 1950। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे तो आप क्या लगाओगे राइट आंसर? भाई सीधी सी बात है, सबको पता है एक ही तारीख है, और वो कौन सी है? 26 जनवरी 1950। अगर वैसे देखा जाएगा तो इसका जो स्थापना थी वो हुई थी, मतलब सॉरी, वैसे देखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो आया है वो कब आया? वो आया इस तरीके से, याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और पहला जो स्टेब्लिश हुआ था वो कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था? 1774 में कलकत्ता। फिर आया था आपका क्या? फेडरल कोर्ट। ये कब आया था? 1935 में। और ये कहाँ आया था? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ आया था? दिल्ली में। तो ध्यान रखना, हम लोगों को ये भी चीज़ पता होनी चाहिए ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स क्या हुआ था। तो यहाँ पे आया है आपका सुप्रीम कोर्ट,
और यहाँ पे आया आपका फेडरल कोर्ट। एंड जब हम लोग आज़ाद भारत की बात करते हैं इंडिपेंडेंस की, तो 26 जनवरी 1950। द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो पीछे बात हो रही थी, अगर इस क्वेश्चन को भी गलत किया है तुमने, या कमेंट में अगर मैंने देखा भाई कोई इस क्वेश्चन को भी गलत करके बैठा है, तो भाई तो नाराजगी वाली बात हो जाएगी ये तो यार। ऐसा क्वेश्चन जो बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में तो गलती मत ही करना भाई। सीधी सिंपल सी बात है। अभी आपको बता रहा था 1983 की बात थी, और मैंने आपको बताया था केंद्र व राज्य के संबंध को लेकर। तो भाई ये सीधा सीधा सिंपल आंसर यहाँ पर है। अभी पीछे आपको बताया भी था एक क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रखा है, कुछ अलग नहीं किया है। बिल्कुल वही क्वेश्चन उठा के रखा है, कुछ अलग नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं। चलो भाई, भाग 4, 3, 5 और 7 क्या लगाओगे राइट आंसर यहाँ पर। सीधा सिंपल सा राइट आंसर है। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सीधे सीधे आंसर क्या लगाना है, भाग 3 हमारा राइट आंसर है। भाग 3 में भी अगर हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, 35 तक, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो मूल रूप से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो 14 से लेकर बताए गए हैं 32 तक। कहाँ से, 14 से लेकर 32 तक कितने बताए गए हैं, 6 राइट्स बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं। अब तुम्हारा ये काम है 6 के 6 राइट्स का यहाँ पे नाम लिख कर बता दो जल्दी से कमेंट में, ताकि मुझे भी ये भरोसा हो जाए कि भाई हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जैसा भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तुम तक वो चीज़ पहुँच रही है। हम जैसे जैसे क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये चीज़ तभी पता चलेगी जब तुम लोग खुद कमेंट करके 4 चीज़ें बताओ कि सर हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा पता है, सर हमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बाकी तो स्वायत्त निकाय एक स्वतंत्र बॉडी हो गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि वैधानिक निकाय है, संविधान के अनुसार चलती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी संविधान के अनुसार ही चलती है। संविधान में जो चीज़ दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एक तो होता है जिसे जो रिटन फॉर्मेट में दिया गया, रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और दूसरा कौन सा है, नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट डिफाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंस कमीशन की। अगर देखा जाए तो इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। तो राइट आंसर क्या है, संवैधानिक निकाय। भाई आर्टिकल 280 दे रखा है, इसका मतलब संविधान में दिया हुआ है, संविधान में उसके बारे में बताया है। और संविधान में बताया है तो भाई इसका मतलब वो संविधान का हिस्सा है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब कि संवैधानिक निकाय है ना। जैसे आज के टाइम पर हम लोग बात करें नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है ना, गैर संवैधानिक निकाय है। तो दोनों में फर्क यही होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 86वां संविधान संशोधन है 2002, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल करता है। हाँ भाई, कौन से अनुच्छेद को यहाँ पर जोड़ता है। क्या दे रखा, 39B, 20C, 56C या फिर 21A। भाई यहाँ पर जो बात की गई है वो दे रखी है अमेंडमेंट के हिसाब से। जब इस अमेंडमेंट के बारे में बात होती है तो ये अमेंडमेंट एक्चुअल में हमको किसके बारे में बताता है, ये अमेंडमेंट एक्चुअल में हमको किसके बारे में बताता है, ये अमेंडमेंट हमको बताता है किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन के बारे में।
किसके बारे में बताता? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे तो क्या दिखेगा हमको हमारी आंखों के सामने? क्या बात की जाती है? 6 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे होंगे उनको क्या दिया जाता है? शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। बात समझ में आई यहाँ पे? हाँ कि ना? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिश द अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? किस संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकार प्रणाली का या लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की है? 71st अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट। अब देखो यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर हम लोगों ने पूछा था अभी, किसमें? पंचायतों में। अगर वो चीज आपको याद है तो भाई यहां पर भी आप क्या कर दोगे? आंसर लगा दोगे। भाई सबसे पहली चीज तो भाग 9A का हिस्सा है या नहीं? भाई 9 तो हो गया पंचायत, क्या हो गया? पंचायत हो गया। स्थानीय निकाय अर्बन वाला, है ना? अर्बन वाला बोलेंगे मतलब कि म्युनिसिपालिटीज, क्या बोलेंगे? म्युनिसिपालिटी, है ना? क्या बोलेंगे? म्युनिसिपालिटी। और अगर अपन बोलेंगे 9B तो ये हो गया क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मैंने आपको बताया था 73rd अमेंडमेंट, बस उससे एक अमेंडमेंट क्या कर दो? आगे ले आओ। एक अमेंडमेंट आगे क्या होगा? 74th अमेंडमेंट 1992, है ना? 1992, ये हो गया राइट आंसर। बात हो गई खत्म। क्या किया गया था भाई? हमारे कौन से शेड्यूल को जोड़ा गया था जी? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको? कौन सी? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कितने विषय रखे गए थे जी? 18 सब्जेक्ट्स, 18 विषय रखे गए थे, है ना? बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है, जरूरत भी नहीं है। चलो आगे। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? भाई लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? ये कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको डायरेक्टली ऐसे ही रट्टा मार लो, घोट कर पी जाओ भाई ऐसे चीजें, कि कभी भी तुम्हें सोचने समझने की जरूरत ना पड़े। आंख बंद करके टक से जीवी मावलंकर, गणेश मावलंकर का नाम लगा के आना है। बात समझ में आई यहाँ पे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था ये आपको यहां पर बताना है। अब आप कहोगे सर वो तो आपने ईयर बताया था 2002, क्या वो नहीं था? था तो वही, अमेंडमेंट उसी टाइम पर आया था, पर लागू करने की डेट आपकी अलग है। तो भाई लागू करने की डेट क्या है? जल्दी से बता दो। राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को यहां पर क्या किया गया था? अधिकार दिया गया था। हाँ भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? बिल्कुल सही, जितने लोगों ने यहाँ पे बोला है 1 अप्रैल 2010 इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ द सेंटोरियोर? सेंटोरियोर का शब्द का मतलब क्या होता है ना? अर्थ क्या होता है? अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 32 के बारे में, है ना? संवैधानिक उपचारों के बारे में क्या लिखा है? वी कमांड टू हैव द बॉडी ऑफ, टू फॉरवर्ड, टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। अब सेंटोरियोर बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपसे? सेंटोरियोर बोल रहा है। अब यहां पर मतलब क्या बना? सी से सी मिला दिया। सी क्या? सेंटोरियोर, सर्टिफाइड करना। सेंटोरियोर मतलब सर्टिफाइड करना, किसी चीज को प्रमाणित करना। क्या करना? प्रमाणित करना, है ना? मना करना, प्रोहिबिशन, वो प्रोहिबिट करना, भाई रोक दो वहीं पर। हम आदेश देते हैं, वी कमांड, है ना? कहां पर? मैंड मसवा जाएगा। टू हैव अ बॉडी,
हेम्बस कॉर्पस, है ना, बंधी प्रत्यक्षीकरण। तो भाई याद रखना है, राइट आंसर आपको क्या मिला, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन, वित्त आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकता है, क्या कर सकता है, ऑर्डर टू रिडक्शन ऑफ द सैलरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ऑर्डर टू रिड्यूस द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्वेंट्स, ask state to reserve the money and the financial bill passed by the state legislature has for his consideration and all of the above। कि भाई अगर वित्त आपातकाल लगता है, वैसे तो लगा नहीं है, 360 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ पर होगा क्या, चलो होगा क्या यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करेगा, केंद्र के राज्य के सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनकी वेतन और भत्तों में कटौती करेगा, राज्य में विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक पर विचार करने के लिए आरक्षण कर सकता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, सभी काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर राष्ट्रपति ये सभी काम कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ अभी तक देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, पर इन केस भगवान ना करे कभी कोई ऐसी दुविधा आ जाए तो फिर ये चीज होती है। विच स्टेट आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में कौन सा राज्य शामिल है। अभी रिसेंटली चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी इसको लेकर, रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा लेह एंड लद्दाख ने बोला था कि हमको इसका हिस्सा बना दो। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, या फिर असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। क्या लगाओगे राइट आंसर यहाँ पे आप लोग, हाँ भैया क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे भाई, सीधी सिंपल सी बात है भाई, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर आपका, ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश एंड डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फंडामेंटल राइट टू एवरी इंडिविजुअल इन कनेक्शन विद द एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। संविधान के अनुच्छेद डैश और डैश प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और सांस्कृतिक विकास के संबंध में मौलिक अधिकार देता है। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो व्यक्ति की कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के काम करता है, 45, 46, 13, 14, 20, 21 या फिर 29 और 30। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की बात हो रही है, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसको लेकर हो रही है, ये पूरी की पूरी कहानी जो लिखी गई है आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्या, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी को यह अधिकार देता है, आर्टिकल 29 और 30 को यह अधिकार देता है। किसको देता है, आर्टिकल 29 और 30 को देता है। तो डी इज द राइट आंसर, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। माइनॉरिटी कौन होते हैं, अब वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटी की, ठीक है। यूएन अगर देखा जाए तो यूएन बोलता है कि भाई जिनकी पॉपुलेशन 1%, 2% से भी कम हो उनको माइनॉरिटी मानो, पर इंडिया का अलग हिसाब है, इंडिया में होता है 20% से कम जो हो। अनफॉर्चुनेट है बड़ा कि देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन माइनॉरिटी मानी जाए, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा कोई एक नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, ये सभी लोग आते हैं, है ना, मुस्लिम्स भी हैं। चलो तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है पंचायती राज व्यवस्था को। देखो अब ये क्वेश्चन में 50 बार बता चुका, 2 बार अभी हम लोग देख चुके हैं, पता नहीं कितनी बार तो हमने पढ़ाया होगा। तो अब यहाँ पे आंसर क्या लगेगा, 71st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट या फिर 75th अमेंडमेंट। भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ही आंसर आपको लगाना है, जब भी आपको देखना है तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है, बात हो गई खत्म, 1992। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी 3 बार हम लोग शायद 2 बार या 3 बार देख चुके हैं, और एक बार ये, हर बार क्वेश्चन घुमाकर पूछो। पंचायती राज तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जितनी बार सामने आएगा उतनी बार तुम्हें देखेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं प्रैक्टिस, इसी तरीके के क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चंस का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो भाई टेलीग्राम पर आपका भाई अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे टेलीग्राम पर जाकर लिखना है लोकेश
सर PW, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर मैं आपको मिल जाऊंगा। आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, है ना। इवन अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें आपका कोस्ट गार्ड नाविक की, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, तो तैयार रहिए, ठीक है। हमारी टीम आप लोगों की सफलता का एक छोटा सा हिस्सा बनने को तैयार है, बस आपको हिम्मत दिखानी है और हमारे साथ जुड़ना है। तो फिलहाल आज के लिए आप लोग लोकेश सर को दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।